घर वालों की डांट पड़े तब तक संभल जाना। क्या दोस्तों, घर वालों की डांट पड़े तब तक संभल जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो इसे सहन नहीं कर पाओगे। हेलो नमस्कार साथियों, नए वर्ष पर हम आपके सामने हाजिर हैं आज की फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर की क्लास लेके। और इसमें आज की क्लास में अपन सोयल साइंस और इसमें भी अपन गैस पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मान के चलो 99% आपके पेपर सेम टू सेम बैठेगा जो अपन आज सॉल्व करवाएंगे और जो एग्जाम में आएगा वो। ये जो अपने पेपर बनाए, ये जो अपने क्वेश्चन बनाए हैं पुराने पेपर को ध्यान में रखते हुए, जो इसका मुख्यतः एग्जामिनर बना रहे पेपर उसके दिमाग में क्या चलता है उसको देखते हुए, लास्ट ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं या फिर कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं या किस किस प्रकार के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं, इस प्रकार से इसको अपने एवोल्यूशन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से मेहनत करना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये लास्ट अपने 31 दिसंबर के फोटो हैं। ठीक है, और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। इधर हॉनरेबल वाइस चांसलर एसकेएनयू डॉक्टर बलराज सिंह जी हमारे साथ हैं। इधर दुर्गापुरा डायरेक्टर रारी के डॉक्टर अर्जुन सिंह जी बलोदा, और योगेश जी शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और डॉक्टर अशोक कुमार जी जीपीबी। ठीक है, तो दोस्तों इधर सभी आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, मतलब आप ही हो, आप ही के फैमिली के मेंबर हैं। और इन्होंने यहाँ पर अपन ने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, इसमें सेरेमनी में अपन ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था और इसके साथ में मोटिवेशन सेमिनार भी रखा था। ठीक है दोस्तों, तो सर का आशीर्वाद बना रहे। वो कहते हैं ना 365 साल, क्या दोस्तों 365 दिन में साल बदलता है, 365 दिन में साल बदलता है और मेहनत से मनुष्य का हाल बदलता है, मेहनत से मनुष्य का हाल बदलता है। अगर यूं ही गुरु की कृपा बनी रहे अपने वर्ष पर 2023 में, गुरु की अपने ऊपर यूं ही कृपा बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को अपन करते हैं कंटिन्यू। और आज की जो अपनी क्लास होने वाली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की क्लास, किसके दोस्तों, फर्स्ट ईयर की। और आप इसमें गौर करना, आपके सामने परीक्षा से पहले, क्या दोस्तों, परीक्षा से पहले, परीक्षा से पहले परीक्षा का पेपर कैसे दोस्तों, इसको पूरा इवोल्यूशन करके बनाया गया है ना। वो राजस्थान लोक परिवहन वाली सेवा वाली वो अपने पास सुविधा नहीं है, इसको कैसे दोस्तों एकदम इवोल्यूशन करके इसको बनाया गया है। तो इस आधार पर, ठीक है, सोयल साइंस के ऊपर बात करने वाले। और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट के और हर ईयर बाई ईयर अपन पेपर लेके आएंगे आपको परीक्षा से पहले पहले। तो आज का अपने इसमें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं, क्या दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो भी अपन साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें लिखा मैंने पीबीएस, क्या लिखा है इसमें, पीबीएस। अब देखो आप पीबीएस क्या होती है। पीबीएस का पहले तो आपको पूछे, इसके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या दोस्तों, पीबीएस का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पीबीएस के आपको फुल फॉर्म पूछे तो आप इसमें क्या बताओगे दोस्तों। पीबीएस की सीधी सी बात है, परसेंटेज, क्या दोस्तों, परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन, क्या दोस्तों, परसेंटेज बेस्ड सैचुरेशन, ये अपने होगी पीबीएस की फुल फॉर्म। उसके बाद में पीबीएस किसको दर्शाता है, तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात है। आप क्या स्टूडेंट हो, हम भी क्या स्टूडेंट है, तो किस प्रकार से, तो स्टूडेंट को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसमें एस टी, क्या लिखते हैं दोस्तों, एस टी। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा इसमें, पीबीएस बराबर, क्या दोस्तों, पीबीएस बराबर, पीबीएस बराबर एस अपॉन टी, क्या दोस्तों, पीबीएस बराबर एस अपॉन टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, इंटू 100 कर देंगे अपन, लेकिन एक बार एस अपॉन टी देखे तो किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास में, पीबीएस का। ठीक है, और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इनटू में, क्या दोस्तों, इसमें इनटू में अपन कितने कर देंगे, इसमें 100 कर देंगे। अब देखो ये जो एस किसको दर्शाता है और टी किसको दर्शाता है, तो सीधी सी बात है, एस में तो आपके कौन से होंगे, बेस आयन, कौन से होंगे दोस्तों, बेस आयन, बेस आयन मतलब इसमें सारिये आयन, कौन से दोस्तों, सारिये आयन। और सारी आयन अपन किस किस की बात करें, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये जो आयन है ये मृदा में कितने हैं, ठीक है, मृदा में जो कुल आयन है उनमें से ये कितने हैं ये लिखेंगे अपन ऊपर, टी, टी से अपन क्या लिख देंगे इसमें, टोटल आयन, क्या दोस्तों, इसमें टोटल आयन इसमें मृदा में कितने हैं। इसका कहने का सीधा सीधा ये टोटल आयन है, उनमें से वो बेस वाले आयन है वो इसमें कितने हैं, बेस मतलब सारी। ठीक है, ये हो गया अपने पास पीबीएस की फुल फॉर्म, ये हो गया इसका सूत्र। दो बात याद रखना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। ठीक है, पीबीएस बराबर एस टी, पीबीएस बराबर एस टी, एस टी मतलब स्टूडेंट, ज्ञान रखना क्या रहे इसमें, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट कितने रुपए लेके जाता है स्कूल या फिर कॉलेज, 100 रुपए लेके जाता है। ठीक है, स्कूल में हालांकि 10-5 से काम चल जाता है, लेकिन आजकल कॉलेज में तो 100 रुपए लेके जाता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, स्पेसिफिक हीट, क्या दोस्तों, स्पेसिफिक हीट। तो अपन स्पेसिफिक हीट की इसमें बात करें, पहले तो देखो स्पेसिफिक हीट होती क्या है, अपना दूसरा क्वेश्चन, क्या दोस्तों, आज का सेकंड क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्पेसिफिक हीट। और यहाँ से आप मान के चलो आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम है वहां भी इसका 100% क्वेश्चन आता ही आता है। क्या दोस्तों, वहां भी इसका 100% क्वेश्चन आता ही आता है। मान लो कोई 1 ग्राम आपके पास पदार्थ है, क्या दोस्तों, 1 ग्राम कोई आपके पास में, मान लो ये क्या है, कोई पदार्थ है, और ये कितना, इसका वेट कितना बताया मैंने आपको, 1 ग्राम। कितना दोस्तों, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इसका वेट है। और क्या करना है, इसका 1 डिग्री, क्या दोस्तों, इसका 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान, क्या दोस्तों, तापमान इसको बढ़ाना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसके तापमान क्या करना है, इसको राइज करना है। तो अपन को क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, अपन को कैलोरी। ठीक है, तो वो कैलोरी चाहिए कि वो कितनी कैलोरी चाहिए, जो अपन को एनर्जी चाहिएगी इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जो कैलोरी चाहिएगी वो कितनी चाहिएगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलेंगे दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। हालांकि आप फर्स्ट ईयर में हो तो मैं हिंदी के वर्ड भी इसमें साथ में इंक्लूड करता रहूंगा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा सीधा सा बताया मैंने, 1 ग्राम आपके पास में कोई सब्सटेंस था, कोई पदार्थ था, उसको क्या करना था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान राइज करना था, उसका बढ़ाना था। तो इसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी इसके लिए कैलोरी चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जैसे सोयल के लिए 0.2 होती है, ठीक है, मिनरल्स के लिए 0.18 होती है। तो ये किस किस की कितनी होती है उसकी भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपके ह्यूमस का भाई कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, ह्यूमस का इस प्रकार देते हैं ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस की सेम ही होती है, क्योंकि दोनों एक ही तो बात है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, लास्ट में जाके एक ब्लैक टू ब्राउन कलर का इसमें बनेगा पदार्थ, उसी को तो अपन ह्यूमस बोलते हैं। उसकी होती है 0.45, कितनी होती है, 0.45। ठीक है, और वाटर की कितनी होती है, तो दोस्तों वाटर की होती है 1, कितनी होती है 1। एयर की कितनी होती है 0.25। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया अपना स्पेसिफिक हीट। ये हीट किसकी कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना आप स्पेशली। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था पेडोलॉजी। क्या दोस्तों, पेडोलॉजी बहुत इजी है। ठीक है, आप हो सकता है आप 12th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे इसको, है ना, पेडोलॉजी। आज का थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पेडोलॉजी। ठीक है दोस्तों, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी सीधी सी बात है, एक इसके पैरेलल वर्ड और होता है एडेफोलॉजी, उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो पहले तो इसमें देखो, पेडोलॉजी एक शब्द में बोलो, स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल। तो फिर आप बोलोगे सॉइल साइंस किसको बोलते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना। पेडोलॉजी इसको अपन सॉरी सॉइल साइंस इसको दो भागों में बांट दो, एक पेडोलॉजी में बांट दो, एक एडेफोलॉजी में बांट दो, ये भी इसी का ही बेटा है, कोई अलग नहीं है। अब देखो इसमें पेडोलॉजी किसका फादर कौन, तो फादर आप सभी जानते हो इसका कौन है, वी डोकुचे। कौन है दोस्तों, वी डोकुचे इसका क्या है, फादर। और जिसको किसका फादर भी बोलते हैं, सॉइल साइंस का, इसका दोस्तों सॉइल साइंस का भी इसको फादर बोला जाता है। ठीक है, एक तो हो गया सॉइल साइंस का, और एक हो गया किसका, पेडोलॉजी का फादर कौन, वीवी डोकुचे। ठीक है, एक शब्द आता पेडोन, कौन आता दोस्तों, एक शब्द आता आपके सामने पेडोन। पेडोन का अर्थ क्या हुआ, मर्दा का एक कण। क्या दोस्तों, मर्दा का एक जो कण होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोन बोलते हैं, मतलब सबसे छोटी इकाई। क्या दोस्तों, सबसे छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट। पेडोन की सबसे स्मॉल यूनिट होती है, या पेडोलॉजी सबसे स्मॉल यूनिट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोन बोला जाता है। मर्दा का एक कण, अपनी लैंग्वेज सीधी से बोले तो। ठीक है, ये हो गई पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी में अपन स्टडी किसकी करेंगे, तो आप सभी जानते हो पेडोलॉजी में अपन किसकी स्टडी करेंगे दोस्तों, जो सोयल है आपके सामने। क्या दोस्तों, जो मिट्टी है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है, वो मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और कौन से पदार्थ से वो बनी है। ठीक है, उसका ओरिजन, उत्पत्ति। क्या दोस्तों, उसकी उत्पत्ति, मर्दा की उत्पत्ति मैं पूरा लिख देता हूँ इसमें, मर्दा की उत्पत्ति, वर्गीकरण आदि का क्या करना दोस्तों, स्टडी करना। क्या करना दोस्तों, स्टडी करना। ठीक है ना, आदि का क्या करना, स्टडी करना। और उसके बाद में पेडोलॉजी के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, पेडोलॉजी के अनुसार मर्दा क्या है, पेडोलॉजी के अनुसार मर्दा क्या है, किसके अनुसार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। क्वेश्चन आता है आपके, आप मान के चलो जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इसमें जरूर आता है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी। और आप अगर बीएससी में भी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन लिखोगे, इसमें आंसर लिखोगे इसमें परिभाषा में, तो एग्जामिनर के क्या पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। ठीक है ना, तो वो देखे हाँ बच्चा मतलब यहाँ तक भी पहुंचता है। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी।
नेचुरल बॉडी। और जो आपके पास एडेफोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सोयल, एक नेचुरल हैबिटेट। क्या होती है नेचुरल हैबिटेट। तो ये होगी दोस्तों आपके पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सोयल। सीधी सी बात है, वीवी डोगुचिव इसका जनक है। और मृदा की उत्पत्ति, क्या दोस्तों, मृदा की उत्पत्ति, ठीक है, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण आदि का स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी ये क्या होती है, एक नेचुरल बॉडी। इस शब्द को भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्या होती है, नेचुरल बॉडी होती है। ठीक है, और इसका जनक वगैरह अपन बात कर ली। एक शब्द आता है एडेफोलॉजी। तो एडेफोलॉजी में ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अभी देख लो इसको भी। शब्द आ गया, मान लो आपके पास में कौन इसमें, इडेफोलॉजी। क्या दोस्तों, इडेफोलॉजी। तो क्या कर रहे थे अपन, मृदा का उत्पत्ति वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें अपन क्या करने वाले हैं, तो देखो कौन आ रहा है इसमें आपके, फ। अरे कौन आ रहा है दोस्तों, फ। तो फ ये किसको दर्शाएगा, फसल। किसको दर्शाएगा, फसल। तो इसमें तो करते हैं मृदा का फसल के संबंध में अध्ययन, किसके रेस्पेक्ट में, फसल के संबंध में। और इसमें करते हैं दोस्त इसका उत्पत्ति और वर्गीकरण के संबंध में। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई कपास है वो काली मृदा में अच्छी होती है, तो उसका कौन सा अध्ययन किया अपन ने, इडेफोलॉजी। मतलब फसल का मृदा के रेस्पेक्ट में, या फिर मृदा का फसल के रेस्पेक्ट में स्टडी की। जैसे मूंगफली है तो पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मृदा मतलब सैंडी सॉइल में ज्यादा होती, तो वो किसके रेस्पेक्ट में अध्ययन किया, इडेफोलॉजी के रेस्पेक्ट में। और इडेफोलॉजी के अनुसार जो आपकी सॉइल है वो क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट। क्या दोस्तों, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट। क्लियर, दोनों वर्ड आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके अनुसार नेचुरल हैबिटेट है और उसके अनुसार नेचुरल बॉडी है। और इसमें फसल के संबंध में अध्ययन और उसमें उत्पत्ति व वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन। और उसका जनक कौन है, वीवी डोकुचे, है ना। ये साइंटिस्ट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आप सुबह उठते हो क्या कहते हो, हे भगवान, ऐसे बोलते नहीं बोलते, तो ऐसे हमेशा बोला करो हे डोकुचे। क्या दोस्तों, हे डोकुचे, हे पार्कर, है ना, हे लूथरा, ऐसे बोला करो। अपने साइंटिस्ट ऐसे याद होंगे तब जाके। ठीक है, तो यह आपका पेडोलॉजी भी क्लियर हो गया और अपने पीवीएस स्पेसिफिक हीट भी देख लिया। नेक्स्ट आगे सोयल। क्या आगे दोस्तों, सोयल। सोयल की सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस, तो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है सोयल क्या है। पता चला अपन इसमें पढ़ तो पूरा लिया लेकिन पता ही नहीं है आपको सोयल क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप मुझे एग्रीकल्चर में अपन सभी पढ़ रहे हैं, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखो देख एग्रीकल्चर की परिभाषा। अब देख के नहीं लिखना है, आपको अपने एनालिसिस करना थोड़ा। इसमें कौन कौन लिख पाता है। हो सकता है इसमें 70% बच्चे एग्रीकल्चर की परिभाषा ढंग से बता नहीं पाएंगे, और जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं इतने टाइम से उसकी परिभाषा भी नहीं बता पाएंगे। और जो जिसको पता है बिना देखे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और जिसको नहीं पता वो भी पढ़ ले, अभी टाइम है, अभी भी, जब जागे तभी सवेरा। अपना टॉपिक का सोयल। क्या तो दोस्तों, सोयल। सोयल में ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कौन से वर्ड है आपके, लेटिन वर्ड है दोस्तों, लेटिन वर्ड है। तो किससे मिलकर बना है, लेटिन वर्ड है वो कौन सा लेटिन वर्ड है, सोलम। क्या दोस्तों, सोलम। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर। क्या होता है दोस्तों, फ्लोर। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फर्श। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फर्श या फ्लोर या फर्श। पहले वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, सोलम से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श। ठीक है, सोलम अपन वही है, कोई अलग नहीं है। सोयल क्या, सोलम क्या दोस्तों, वही है, ए प्लस बी होराइजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोलम। ठीक है, ए प्लस बी होराइजन किसको बोलते हैं अपन, सोलम को बोला जाता है। और क्या इसके सोयल की परिभाषा कैसे दोगे आप, मैं सिंपल सी परिभाषा बताऊं, ना कोई जेनी के अकॉर्डिंग ना कोई जोफे के अकॉर्डिंग, सिंपल सी परिभाषा बताऊं। कोई प्लांट है, क्या दोस्तों, इसमें कोई आपके सामने प्लांट है, उस प्लांट को क्या, उसको मैकेनिक, उसको अवेलेबल फॉर्म में, वो अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रेंट, क्या इसमें न्यूट्रेंट, ठीक है, विथ एडुकेट, अवेलेबल एंड एडुकेट अमाउंट, है ना, एडुकेट कर देना इधर, अवेलेबल एंड एडुकेट अमाउंट में क्या प्रोवाइड करती हो, वो इसको न्यूट्रेंट प्रोवाइड करती हो। ठीक है, और प्लांट को क्या देती हो, इसमें मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, तो दोस्तों मैकेनिकल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक, और उसके साथ में सोयल कैसी होनी चाहिए, इसमें 3D स्ट्रक्चर। दोस्तों सोयल एक 3D स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिसकी ऊंचाई भी हो, इसकी लंबाई भी हो और जिसकी गहराई भी हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। क्या दोस्तों, 3 डायमेंशनल इसको बोला जाता है। और क्या बोलोगे आप इसको, जिसमें प्राकृतिक आवास है एक तरीके का। क्या दोस्तों, एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ये तो होगी सोयल की परिभाषा, सीधी सी लैंग्वेज बोली है ना, मैं किसी के साइंटिस्ट अकॉर्डिंग ना कोई बुक के अकॉर्डिंग बोली है। ठीक है, लेटिन वर्ड है,
लैटिन वर्ड सोलम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, फ्लोर होता है। इसको आप फर्श भी बोल सकते हो। और सोलम आपका वही है A+B होराइजन वाला। और ये क्या करती है, पौधों को उपलब्ध फॉर्म में, क्या दोस्तों, उपलब्ध फॉर्म में और पर्याप्त मात्रा में क्या देती है, उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करवाती है। और ये सोयल एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई भी हो, लंबाई भी हो, उसकी गहराई भी हो। इसको बोलते हैं अपन क्या, 3D स्ट्रक्चर। और ये पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी, मतलब उसको खड़ा रहने के लिए प्रोवाइड करती है, स्थान भी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सोयल। उसके बाद में सोयल भी हो गई। अब आती है बफरिंग कैपेसिटी। क्या दोस्तों, बफरिंग कैपेसिटी बहुत इजी सा है। बफरिंग कैपेसिटी कई बार पूछ भी लिया जाता है ना। एक होता है बफर। बफर तो क्या होता है, सॉल्यूशन। बफर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और बफरिंग कैपेसिटी, तो इन दोनों में वर्ड में भी फर्क है। इन दोनों में भी क्या है दोस्तों, फर्क है। ये दोनों अलग अलग है आपस में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास में बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी से सीधे से अर्थ है, पहले तो जो अपन बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अपन किसकी बात कर रहे थे, बफर सॉल्यूशन की। तो बफर सॉल्यूशन का आप बनाओगे कैसे, इसमें क्या लोगे आप, इसमें वीक एसिड क्या ले लिया, वीक एसिड। और क्या ले लिया इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ले लिया दोस्तों, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और इससे क्या बन जाएगा आपका बफर सॉल्यूशन, दोस्तों बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है वीक एसिड ही लो, वीक बेस भी कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग एसिड भी कर सकते हो। इसका अर्थ सीधा इतना ही है कि एक वीक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए इसमें, स्ट्रॉन्ग। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। और क्या होगा, इस सॉल्यूशन की वो पावर होगी, कौन सी पावर होगी दोस्तों, ये अपने जो पीएच होता है, क्या होता है दोस्तों, पीएच। ऐसा थोड़ी है कि आज मिट्टी का मान लो पीएच कितना है इसमें, 6.5 से, तो दोस्तों 6.5 से 7.5, ठीक है, इतना पीएच है। और पता चला कल कितना हो गया इसमें, 14 हो गया, परसों कितना हो गया इसमें, 5 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया, 0। मतलब पीएच में रोजाना चेंज हो रहा है, ये कौन सा तरीका हुआ। और पीएच है ना, छोटा सा है, जिंदगी बदल के रख देता है ये। कैसे, पीएच की अवेलेबल फॉर्म होगी तभी इसमें क्या पौधा ग्रो कर पाएगा, तभी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सभी रह पाएंगे। और एक लेवल की पीएच होगी, एक ऑप्टिमम पीएच होगी, तभी इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा वो पौधों को। अपने पास सब कुछ हो लेकिन पीएच अपने अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये सब कुछ बिगाड़ देगी अपना, पौधा फसल उत्पादन होने ही नहीं देगी। तो पीएच बहुत बड़ा अपने आप में, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना आप। तो इसमें पीएच होता है, इसको क्या रखता है, मेंटेन। इसको पीएच में चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। पीएच में जैसे चेंज होगा तो ये इसका प्रतिरोध करेगा, ये इसका विरोध करेगा। तो इसके जो विरोध करने के, विरोध कौन करेगा, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर विलियन, उब्य उब्य विलियन, इसको हिंदी में बोलते हैं उब्य विलियन, कोई नहीं पूछता हिंदी में, बफर सीधा नाम आता है, ठीक है। और तो उसके जो प्रतिरोध करने की जो शक्ति है, जो इसकी पावर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बफरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, बफरिंग कैपेसिटी। तो बफरिंग कैपेसिटी अपन किसको बोलेंगे, पीएच में होने वाले चेंज, ठीक है, पीएच में होने वाले चेंज के प्रति प्रतिरोध को, पीएच में होने वाले चेंज के प्रति प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं, उसको बफरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। और जो बफर सॉल्यूशन बनाते हैं वो इसमें क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर इसमें वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो आप इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में, ठीक है, अपने बफरिंग कैपेसिटी हो गई। उसके बाद आता है सोइल जेनेसिस। क्या दोस्तों, सोइल जेनेसिस। तो सोइल जेनेसिस में अपन कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीधी सी बात है। इस पे इस टॉपिक को मैं अच्छे से आगे लेने वाला हूँ अब अभी। सोइल जेनेसिस में अपन सीधी सी बात है, ये एक छोटा सा टॉपिक आया तो मैं इसमें ले लिया साथ में। तो एक पूरी क्लास लग जाएगी, इसको समझाएंगे अपन पूरा अच्छे से इसको। सोइल सोइल जेनेसिस, ठीक है। सोइल मीन्स क्या हुआ, मृदा। क्या हुआ दोस्तों, मृदा अपन अभी बात की। जेनेसिस मीन्स किसका निर्माण होना, कि उसका फॉर्मेशन होना, कोई भी चीज हो के पीछे जेनेसिस जोड़, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूण का विकास होना, ऑर्गन अंग का निर्माण होना। तो जेनेसिस जुड़ गया मतलब उसका निर्माण होना, मतलब इसमें मिट्टी का क्या होना, निर्माण होना। तो इसका संबंध किससे है, मिट्टी के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसमें सोइल जेनेसिस कहते हैं। और जब अपन आगे सोइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसमें दो प्रकार के आपके प्रोसेस आएगी। कितने प्रकार की आएगी दोस्तों, दो प्रकार की। कौन से आपके इसमें फंडामेंटल प्रोसेस है और कौन से स्पेसिफिक है, उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है।
तो अपन अभी एक बार इसको सोइल जेनेसिस आप इतना समझ लो, मृदा निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, सोइल जेनेसिस। जेनेसिस शब्द आप एक पकड़ लोगे तो आपको कई जगह हेल्प करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस में भी, एम्ब्रियोजेनेसिस में भी, और भी कहीं आपको कोई शब्द आ जाए जिसका पता नहीं है और जिसके पीछे जेनेसिस लगा मतलब निर्माण करना, सीधे से बात है। ठीक है, और आगे कौन लगा, सोइल, तो सोइल का निर्माण कर देगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में हुमिफिकेशन, क्या दोस्तों, हुमिफिकेशन। हुमिफिकेशन कुछ भी नहीं है, अपन अभी जस्ट बात की थी। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं है तो अपन उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। 7 नंबर पे आ गया अपना हुमिफिकेशन। ठीक है, 7 नंबर पे आ गया हुमिफिकेशन। हुमिफिकेशन का अर्थ क्या हुआ आपके सामने दोस्तों, आपके सामने क्या था, मान लो आपने सेव खाई थी, क्या खाई थी दोस्तों, सेव। ठीक है, तो सेव खाई थी, उस सेव का जो भी छिलके या फिर केले के जो भी छिलके थे उसको अपन ने क्या डाल दिया, जमीन में डाल दिया। ठीक है, और उसके ऊपर कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज से उसका क्या होगा, डीकम्पोजिशन। क्या होगा, उसका डीकम्पोजिशन होगा, और डीकम्पोजिशन होने से क्या बनेगा उसका बाद में ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर के बाद में क्या बनेगा उसमें ह्यूमस। क्या बनेगी दोस्तों, ह्यूमस। उसी को अपन क्या बोलते हैं, हुमिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हुमिफिकेशन। एक शब्द में मैं बोलूं तो हुमस के निर्माण को, इसको हुमस के निर्माण को हुमिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, कैसे बनी, तो कोई भी अपने पास में ऑर्गेनिक पदार्थ था या ऑर्गेनिक मैटर था, उसको क्या हुआ, उसका डिकम्पोज होता गया और लास्ट में एक ब्लैक टू ब्राउन कलर का, कैसा दोस्तों, एमॉर्फस कंडीशन का, कैसा, एमॉर्फस कंडीशन, कोलोइडल प्रकृति का, कैसा दोस्तों, कोलोइडल प्रकृति का क्या बना, एक पदार्थ बना, उसको अपन ने क्या बोल दिया, हुमस। ठीक है, और ध्यान रखना, गांठ बांध के रखना, सर्वाधिक सी मिट्टी में इसी की होती है, हुमस की। ठीक है, और वो कितनी होती है इसमें, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी। ठीक है ना दोस्तों। यस, तो इसको अपन ह्यूमिफिकेशन, छोटा सा वर्ड है, इसको ध्यान रखना, ये एक सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस एक, तो इट इज ए सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस, इट इज ए सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस। और उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन हो गया, नेक्स्ट आता है इसमें लेटराइजेशन। लेटराइजेशन और उसके बाद आता है पोर्टोलाइजेशन, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना एग्जाम के लिए भी नहीं, और भी कोई एग्जाम दोगे तो उसके लिए ये प्रोसेस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सोयल साइंस में कहीं क्वेश्चन आएगा तो इसका तो मतलब पक्का आएगा ही आएगा, इसका तो पक्का आएगा ही आएगा। एक तो आपके लेटराइजेशन का, और एक इसका दोस्तों, एक इसका अपने पोर्टोलाइजेशन का, है ना। तो अपन पढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट आ गया आपके पास में लेटराइजेशन, इस दोनों में लिख दूंगा। लेटराइजेशन सीधा सीधा एग्जाम में ऐसे ऐसे लिखा होता है, लेटराइजेशन। आप इसकी हिंदी की तरफ जाओगे कहीं आपको इसमें मिलेगा ही नहीं है, एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर पढ़ के क्या करोगे, इसको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आ गया। ठीक है, लेटराइजेशन सीधी बात है, ये किससे बना है, लेटराइट से। किससे बना है इसमें, लेटराइट से बना है। किससे बना है दोस्तों, लेटराइट से बना है, लेटराइट से बना है, किससे बना है, लेटराइट से। और लेटराइट आपको पता है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, एक लेटिन लैंग्वेज का तो दोस्तों, लेटिन टर्म है, टर्म है ये, टर्म है। ठीक है, कौन सी टर्म है, लेटिन, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन एक लेटिन टर्म है, और जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रिक्स। क्या होता है दोस्तों, ब्रिक्स मीन्स आपको पता चलेगा होगा ईंटें। क्या दोस्तों, ईंटें। और ईंटें आपका कलर कैसी होती है, रेड कलर। कैसी होती है दोस्तों, रेड कलर की होती है। और तो रेड कलर किसके कारण होता है, जैसे आपको पूछे मृदा का रेड कलर किसके कारण होता है, हेमेटाइट के कारण, मतलब आयरन का खनिज से, किसका दोस्तों, आयरन का। तो ये किसके कारण होगा, हेमेटाइट के कारण, हेमेटाइट के कारण। और हेमेटाइट इट मींस क्या, क्या हुआ इसमें, आयरन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है दोस्तों, आयरन, तभी उसका कलर कैसा हुआ आपके सामने, रेड हुआ। कैसा हुआ दोस्तों, तभी उसका कलर रेड हो। ठीक है ना, इतनी बात आपके समझ आ गई। लेटराइजेशन एक अपने पास में क्या है, लेटिन, लेटराइट वर्ड से बना है, जो कौन सी लैंग्वेज का है, लेटिन लैंग्वेज का है, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स का कलर कैसा होता है, रेड। और रेड कलर किसके कारण होता है, हेमेटाइट या फिर आयरन खनिज के कारण। ठीक है, मतलब इट मीन किसी आयरन के कारण, आयरन प्रेजेंट है इसमें, तभी क्या हुआ, इसका रेड कलर हुआ है। अब देखो आगे कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी। Yes, ठीक है, तो इसमें एक तो क्या होगा, सोयल के ऊपर से क्या होगी, इसमें लिचिंग होगी। सोयल के ऊपर से क्या होगी, इसमें लिचिंग होगी। कुछ तो पार्ट चले जाएंगे इसमें नीचे, और एक है जो रहेगा उसमें ऊपर। ठीक है, तो एक होता है आपके सामने दोस्तों आयरन। क्या दोस्तों इसमें,
आयरन एंड एल्यूमिनियम। क्या दोस्तों? आयरन एंड एल्यूमिनियम। एक आपने सुना, इसको अपन क्या बोलते हैं दोनों इंक्लूड में? सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सेस्क्वी ऑक्साइड। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप चाहो तो इसको क्या भी बोल सकते हो? सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सेस्क्वी ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हो आप। ध्यान रखना, ये सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं। और एक कौन होता है इसमें आपके? सिलिका। कौन होते हैं दोस्तों? तो आपने कहा था इसमें आयरन प्रेजेंट था, तभी इसका कलर कैसा होता? रेड। तो इसका तो क्या होगा? अकुमुलेशन होगा, मतलब जमा होंगे ये तो क्या होंगे दोस्तों? ये तो होंगे आपके जमा होंगे। और या इसको जमा होने की प्रोसेस को क्या बोल देंगे अपन? अकुमुलेशन होना। क्या होना दोस्त इसका? अक्यूमुलेशन होना। अक्यूमुलेशन ऑन वेल सरफेस। अक्यूमुलेशन ऑन वेल सरफेस, मतलब मृदा की सतह पर क्या होना? इसका जमा होना। कौन जमा होगा? आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका क्या हो जाएगा? लीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अपने सामने लीचिंग हो जाएगा कि ये मृदा में नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इस पे नीचे चला जाएगा। प्रोसेस समझ गए आप? इसमें दो प्रकार की प्रोसेस आएगी, पोर्टोलाइजेशन में भी यही होगा और इसमें भी यही हो रहा है ना। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा की ऊपरी सतह पर रहते हैं और सिलिका होती है वो इसमें नीचे चली जाती है। और ये जो आपकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ होती है दोस्तों? ये आपके हॉट, क्या दोस्तों? इसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कहाँ होती है? आपके हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये प्रोसेस होती है। क्या दोस्तों? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये आपके प्रोसेस होती है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। क्या दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, है ना। हॉट वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। हॉट का अर्थ क्या? आप गर्म। क्या दोस्तों? गर्म और नम क्षेत्रों में। ठीक है ना। एक लड़का क्लास में बोला, क्या दोस्तों? एक लड़का क्लास में बोला कि मैं हॉट लग रहा हूँ। ठीक है, तो मैडम ने उसको समझाया। क्या दोस्तों? मैडम ने उसको समझाया कि बेटा आपकी गलत फहमी होगी। ठीक है, अगर आप हॉट हो लग रहे हो तो हो सकता है आपको बुखार भी हो रहा हो, हॉस्पिटल जाके आप चेक करवाओ। क्या दोस्तों? चेक करवाओ। तो यहाँ पर क्या इसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, इसका ध्यान रखें आपको। लेटराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये समझोगे तभी आगे वाले अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेटराइट लेटिन टर्म है। ठीक है, लेटिन टर्म है। लेटराइट का अर्थ क्या होता है? ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स मतलब ईंटें। ईंटें कैसे कलर की है? लाल कलर की आपके। और लाल कलर किसके कारण? हेमेटाइट। और हेमेटाइट में मुख्य किसका ये मिनरल्स है? आयरन का। ठीक है, इट मीन का इनके आयरन प्रेजेंट है तभी इसका रेड कलर हुआ है। आयरन प्रेजेंट कहां पर है? मिट्टी की सतह पर। कहां पर है? मिट्टी की सतह पर। इट मीन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एक बोलते क्या अपन? सेस्क्वी ऑक्साइड। ठीक है, ये तो इसमें ऊपर रहेगा और बाकी वाला इसमें नीचे चला जाएगा। नीचे कौन जाएगा इसमें? सिलिका। क्या दोस्तों? सिलिका। सिलिका आपकी नीचे गई और ये यहाँ पर इसमें जमा रह गया। और जो अपन आगे पढ़ेंगे पोर्चुलाइजेशन में, इसमें क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये जो सिलिका ये तो ऊपर रहेगी और ये जो सेस्क्वी ऑक्साइड ये इसमें नीचे चले जाएंगे। ठीक है ना। यस, तो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी कौन सी? पोर्चुलाइजेशन। नेक्स्ट अपन हेडिंग लगा देते हैं इसमें, पोर्चुलाइजेशन। क्या दोस्तों? पोर्चुलाइजेशन। है ना। पोर्जोलाइजेशन में क्या होगा? बात तो वही आएगी इसमें। एक आएगा इसमें पोर्जोल। आपको पूछा ना पोर्जोल सोयल का निर्माण किससे होता है, तो पोर्जोलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो सोयल की बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोर्जोल सोयल। और लेटराइट मृदा का निर्माण कैसा होता है? कैसे होता है? तो लेटराइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो सोयल बनती है उसको अपन बोलते हैं लेटराइट सोयल। क्या बनती है दोस्तों? लेटराइट सोयल। और लेटराइट सोयल केरला की तरफ उधर सर्वाधिक है और उससे ईंटें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? ईंटें बनाई जाती है। ठीक है, उसमें वहां पर दिक्कत क्या होती है? ईंटें बनाई जाती है तो पानी नीचे तो जाता नहीं है। ठीक है, ऊपर ऊपर रहता, तो उधर फसल कौन सी उगाते हैं? तो वहां के लोग क्या करते हैं? आपको धान उगाते हैं। क्या उगाते हैं दोस्तों? धान मतलब राइस। ठीक है, खेत में पानी भरा है तो बाजरा तो होता ही नहीं, फिर वो कैसे क्या करते होंगे? तो धान उगाते हैं और धान के साथ में क्या लगा देते हैं उसमें? मछली मतलब फिश को भी साथ में पालन कर लेते हैं। धान उगा दिया और धानी की खेत में फिश डाल दी वहां पे। ठीक है, और फिर खाते क्या उधर के लोग? वही खाते हैं, फिश और धान। है ना, इस प्रकार से। तो पोर्टोलाइजेशन एक रशियन वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? रशियन, जो किससे बना है? पोर्टजोल से बना है। क्या बनाए? पोर्टजोल से बनाए। और जिसका अर्थ क्या होता है? राख। क्या होता है इसमें? राख। ठीक है, और जोला मीन्स क्या होता है? के समान, मतलब राख के समान पदार्थ। ठीक है, तो पोर्टोलाइजेशन एक रशियन वर्ड है जो पोर्टजोल से बना है। पोर्ट प्लस जोला। क्या दोस्तों? पोर्ट प्लस जोला। अपन इधर लिख देते हैं इसको।
रसियन वर्ड। रसियन शब्द लिख दो, रसियन टर्म लिख दो, वर्ड लिख दो, एक बात है सब। ठीक है, पोर्टजोल, और इसका ये भी दो भागों में तोड़ दो इसको। ठीक है ना दोस्तों, क्या हुआ इसमें, पोर्ट प्लस जोला। ठीक है, पोर्ट प्लस जोला, पोर्ट करता था राख, क्या होता है इसमें, राख। और इसका अर्थ क्या होता है, ये समान, या फिर समान बोल दो। ठीक है ना, ये हो गया अपने इसके रशियन शब्द है। पोर्ट जोल, पोर्ट का पोर्ट जोल रशियन शब्द है इसमें। और उसके बाद में पोर्ट का हुआ राख, और इसका हुआ के समान, मतलब राख के समान पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, राख के समान पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद में और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, और अपन इसमें पढ़ने की बात करेंगे, तो और पढ़ लेंगे क्या दोस्तों, पोर्ट जोल। इसमें वही बात होगी आपकी तो अपन अभी बात की थी। एक तो कौन होगी इसमें, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको आप सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हो। और इसमें क्या होगी आपके, सिलिका, क्या होगी दोस्तों, सिलिका। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या होगी इसमें, सिलिका। ये तो कहाँ चली जाएगी, इसमें नीचे चली जाएगी। कहाँ दोस्तों, इसमें आपके नीचे चली जाएगी। इट मीन कि इसका क्या हो जाएगा, लिचिंग हो जाएगी। इसमें सीधा लिख देता हूँ, नीचे चली जाएगी, है ना। और मतलब लिचिंग हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, इसमें लिचिंग हो जाएगी। और ये जो आपका सिलिका है, इसका क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगी। और ये कहाँ जमा होगी, मृदा सतह पर। कहाँ पर जमा होगी दोस्तों, मृदा सतह पर जमा हो जाएगी। मृदा सतह पर कौन रही, सिलिका। नीचे कौन गई इसमें, आपके सेस्क्वी ऑक्साइड। और उसमें क्या था, सेस्क्वी ऑक्साइड तो ऊपर रहे थे, और सिलिका कहाँ गई थी, नीचे गई थी। ठीक है ना, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे रख लेना कि भाई इसमें हेमेटाइट वाला वो कैसे याद रख लेना। ठीक है ना, हेमेटाइट ऊपर रहेगा तभी जाके वो मिट्टी लाल होगी, तभी जाके इसमें ईंटें बनेगी। और ये जो प्रोसेस होती है वो सर्वाधिक कहाँ होती है, तो ये जो प्रोसेस होती है आपके कूल रीजन में। कौन से दोस्तों, ठंडे क्षेत्रों में ये प्रोसेस सर्वाधिक होती है। तो इसके लिए मैं बोल देता हूँ इसमें कूल, क्या दोस्तों, कूल, मतलब ये ठंडे क्षेत्रों में प्रोसेस सर्वाधिक होती है। और इसके द्वारा जो मिट्टी बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टजॉल सॉइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोर्टजॉल सॉइल बोला जाता है। और पोर्टजॉल सॉइल बोला जाता है इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आया हुआ भी है। क्या दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ भी है, जब पोर्टजॉल सॉइल का निर्माण किससे होता है, तो अपने पास में पोर्टजोलाइजेशन प्रोसेस द्वारा क्या होता है, पोर्टजॉल सॉइल का निर्माण होता है। और उसके अलावा पहले कौन थी इसमें, लेटराइट। क्या थी इसमें, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल का निर्माण किससे हुआ, लेटराइजेशन प्रोसेस के बाद में जो सॉइल बनी उसको अपन ने बोला लेटराइट सॉइल। और जिससे क्या ईंटें बनाई जाती है, जो केरला की तरफ सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपके दो इंपॉर्टेंट टर्म। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी सीसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अभी से इसको गांठ बांध के रख लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन 100% टपकेगा यहाँ से। ठीक है, और क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक इसमें ह्यूमस के पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं, वो सीधी वैल्यू पूछता है या पूछता है इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, सीसी की आपको यूनिट पूछे तो यूनिट बताना सेंटीमोल। क्या दोस्तों, सेंटीमोल, प्रोटॉन प्लस प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम ध्यान रखना। सेंटीमोल आया तो प्रति किलोग्राम, अगर मिली इक्विवेलेंट आ गया तो इसमें क्या आएगा, प्रति 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में सर्वाधिक किसकी होती है, हुमस की होती है। सर्वाधिक किसकी, हुमस की। बाकी वर्मिकुलाइट की कितनी होती है, ठीक है, इलाइट की कितनी होती है, मोंटमोरलाइट की कितनी होती है, उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं इसमें सी सी। पहले तो इसकी फॉर्म में आप याद रख लो, इतना छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाए। ये सब्जेक्ट कौन सा अपना, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, फंडामेंटल है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे, जैसे ये देखो आप इसमें इधर, ये क्या मिट्टी के कण है, क्या दोस्तों, मिट्टी के कण है ये। ये हो गया आपके पास मिट्टी के कण, और इसके बीच में कौन हो गए दोस्तों, क्या है इसके बीच, सॉल्यूशन हो गए। क्या इसमें मतलब जो जल के साथ घुलेगा वो क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन ही होगा। क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन ही होगा।
ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन ये बन गया है। अब एक तो क्या होगा, जैसे मृदा के अंदर हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, जो भी है इसमें, एक तो कहाँ पर बैठा रहेगा ये, एक तो बैठा रहेगा आपके इसके जस्ट मृदा का कण है इसके ऊपर, जैसे H+ यहाँ बैठा है, और एक कहाँ बैठा रहेगा, जैसे एल्यूमिनियम यहाँ बैठा आपका Al3+, ठीक है ना, यहाँ बैठा है इसके सोइल सॉल्यूशन में। तो ये क्या करेगा, कोलाइड है, ये जो मृदा कण है इस कण से कभी क्या आएगा, यहाँ आएगा, और कभी क्या आएगा, यहाँ आएगा। या फिर आप इसको ऐसे मान लो, या फिर आप इसको ऐसे मान लो, ये मान लो मिट्टी का कण है एक, ठीक है, और ये अपने ऊपर कितने हाइड्रोजन, कितने अपने एल्यूमिनियम, इट मीन कि कितने वो कैटायन अपने ऊपर बिठा के रख सकता है, कितनी उसकी पावर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सेस कैपेसिटी। या फिर इसको ये समझ लो, ऐसे समझ लो इसको, ये मिट्टी का क्या बन गया आपके पास, पूरा एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, सॉल्यूशन। इसमें क्या है, सोयल के कण भी है, तो सोयल का सॉल्यूशन भी है। तो कण के ऊपर हाइड्रोजन है, उसको सॉल्यूशन में डालेगा और सॉल्यूशन से वो ग्रहण करेगा वापस, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मतलब वो कितने एक्सचेंज कर सकता है, कहां से एक्सचेंज करेगा, सोयल सॉल्यूशन से कोलाइड पर, और कोलाइड से कहां पर, सोयल सॉल्यूशन में, ठीक है। या फिर कोई एक मिट्टी का कण है, वो कितने अपने ऊपर हाइड्रोजन वगैरह प्लस वगैरह, ये कितने कैटायन को, मतलब धनायन को बिठा के रख सकता है। ये इसकी हो गई परिभाषा। अब क्या इसकी यूनिट, परिभाषा से क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, आज तक मैंने इसको ज्यादा कहीं देखा नहीं इधर, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसकी देखो यूनिट, पहले क्या देखो इसकी यूनिट, यूनिट में सीधी बात करें इसमें सेंटीमोल, क्या दोस्तों, सेंटीमोल, सेंटीमोल प्रोटॉन प्लस, क्या दोस्तों, प्रोटॉन प्लस प्रति किलोग्राम, क्या दोस्तों, प्रति किलोग्राम। ध्यान रखना इसको स्पेशली, जब ऑप्शन में होगा तो यहाँ पर आपको केजी की जगह ग्राम भी देगा, और इधर क्या देगा, सेंटीमोल। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केजी है ना कि ग्राम है, ठीक है ना। अभी से गांठ बांध के रखोगे तभी चलेगा, वरना एग्जाम में तो चारों ऑप्शन आपको एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद में एक यूनिट इसकी और आती है, वो क्या होती है इसकी, मिलीक्यूलेंट, क्या दोस्तों, मिलीक्यूलेंट प्रति 100 ग्राम, मिलीक्यूलेंट प्रति 100 ग्राम। ये भी किसकी यूनिट है, ये भी इसी क्या होती है। या फिर ये इस पे लिख लो, या फिर इस पे लिख लो, बात दोनों एक ही है। ये होगी आपकी इसमें सीसी। उसके बारे में पूछे किसकी सीसी कितनी होती है, तो अपने पास में हुमस की क्या होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आप गांठ बांध के रखो, बाकी वाले याद रखो, और ये चाहे मत रखो, तो ये क्वेश्चन तो आप याद रखो ही रखो। ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक सीस, सर्वाधिक सीस होती है आपके सामने हुमस की, हुमस की, और वो कितनी होती है इसमें, 150 से 300, तो 150 से सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। प्रोटॉन प्लस लगाओ, और नहीं लगाओ तो भी आप भावनाएं समझ लो आप तो, ठीक है ना। 150 से 300 क्या होती है इसकी सेंटीमोल होती है। क्या होती है दोस्तों, इसकी सीसी किसकी, हुमस की, और उसकी क्या होती है, सर्वाधिक। उसके बाद पूछो वर्मिकुलाइट, क्या दोस्तों, वर्मिकुलाइट, तो इसके 100 से 120, वर्मिकुलाइट की कितनी होती है, 100 से 120। मॉन्ट मोरिलाइट की 80 से 100, थोड़ी सी कम, क्या दोस्तों, थोड़ी सी कम, 80 से 100। उसके बाद आप पूछे इलाइट की 20 से 40, क्या दोस्तों, 20 से 40। और केवलिनाइट पूछे तो 1 से 15, कितने दोस्तों, 1 से 15। और आपके सेस्क्वी ऑक्साइड था, उसकी पूछो 3 से 10, कितनी, 3 से 10। केवलिनाइट वाला 2019 से 19 में, तो शायद 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आपके केमिस्ट्री उसमें भी थोड़ा पार्ट लगता है ना वो सेम, इसलिए। ठीक है, उसकी कितनी थी ऑप्शन होती है अपने पास, 1 से 15। लेकिन वहां पर शायद मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था, मेरे सब 3 से 15 ऑप्शन था, बात तो एक ही थी इसमें, 1 से 15, 3 से 15, है ना। जब 1 से 15 ऑप्शन नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि 5 ऑप्शन आप लिख दो, ठीक है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। तो ये आपके, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके हुमस का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके सी। हो सकता है जितना मैं इतना समझा सकता हूँ अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है सी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके आता ही आता है। तो ये भी हो गया आपके, ये भी हो गया। और उसके बाद आ गया सोलम, क्या दोस्तों, सोलम। सोलम में से तो ज्यादा कुछ भी नहीं, आप खुद भी समझते हो, A+B होराइजन, क्या दोस्तों, A+B होराइजन। इसको अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इसको अपन सोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलम बोला जाता है। ठीक है, रिगोलित, तो रिगोलित आप इसमें समझते ही हो। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया अपने पास में, एक होता सोलम, और एक हो गया आपके सामने रिगोलित। सोलम और रिगोलित। सोलम किसको बोला अपन ने, A+B संस्था, A+B संस्था को अपन क्या बोलते हैं, सोलम। और इसको अपन क्या बोलते हैं, A+B+C संस्था।
ठीक है, तो ये क्या करेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे दोस्तों, है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू सॉइल, क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रू सॉइल भी इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रू सॉइल भी बोला जाता है ना। ये आपको ध्यान रखें अच्छे से। तो सोलम हो गया, रेगुलेट हो गया, उसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन पीएच के बारे में। किसके बारे में, पीएच के बारे में। पीएच के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसमें आप, ये जो आपकी पीएच है दोस्तों, ये जो आपकी पीएच है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। पीएच का इसका फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको बोलता पुसांस हाइड्रोजन, या फिर इसको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, बात सभी एक ही है। ठीक है, तो मैं एक बार जनरली लिख देता हूँ आपके इसमें, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ एच प्लस आयन उसमें है नहीं। इसके बाद में इसकी रेंज, क्या दोस्तों, इसकी रेंज कितनी होती है, ठीक है। और इसकी क्या यूनिट क्या होती है, ये जो नॉर्मली क्वेश्चन जाते हैं वो। और इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा भी पूछी जाती है इसकी, ठीक है ना। और इसका जनक कौन है, दिया किसने था, ठीक है, तो देने वाला कौन था इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, एसपीएल सोरेनसन। कौन था दोस्तों, एसपीएल सोरेनसन। और कब दिया था इसको, 1909 में। कब दिया था दोस्तों, 1909 में इसको दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लेना इसको, क्या दोस्तों, मोस्ट लगा लेना, ये मोस्ट लगा लेना। और उसके बाद रेंज कितनी होती है इसकी, 0 से लेके कितनी होती है दोस्त इसकी, 14 तक, कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक। और यहाँ बीच में क्या होता है इसमें 7, यहाँ पर क्या होती है उदासीन, क्या होती है दोस्तों, उदासीन। और इधर जैसे जैसे इधर बढ़ेगा 0 की तरफ, तो इसमें क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी दोस्तों, मतलब इधर अम्लीय है, इधर क्या है, अम्लीय हो जाएगी। और इधर इधर आएगा तब क्या हो जाएगी, इसमें सारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, सारी। इट मीन्स के ध्यान रखना इसकी रेंज है वो कितनी होती है, 0 से 14 होती है, ना कि 1 से 14। क्या दोस्तों, ना कि 1 से 14। यूनिट क्या होती है इसकी, कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये क्या होता है, यूनिट लेस, मतलब इकाई रहित। क्या होता है दोस्तों, इकाई रहित, इकाई रहित होता है। उसके बाद में परिभाषा, तो परिभाषा में सीधी सी बात ध्यान रखना आप इसमें, नेगेटिव लॉन्ग्रिथम। क्या दोस्तों, नेगेटिव लॉन्ग्रिथम, नेगेटिव लॉन्ग्रिथम, RIN, नेगेटिव नेगेटिव लॉन्ग्रिथम ऑफ H प्लस आयन, दोस्तों H प्लस आयन, H प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक ऋणात्मक लघुगणक आना यहाँ जरूरी है। ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं अपन, पीएच बोलते हैं। मुख्य मुख्य बात थी वो अपन ने देख ली इसमें, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोसेंस ऑफ हाइड्रोजन, एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में दिया था। ये सन तक पूछा जाता है इसमें, तो ठीक है। रेंज 0 से 14 होती है, 7 पर उदासीन, इधर बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर बढ़ेगा सारिता बढ़ेगी। यूनिट लेस होता है इसकी, कोई यूनिट नहीं होती आपके। और उसके बाद परिभाषा, नेगेटिव लॉन्ग्रिथम ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड पीएच। ये हो गया अपने पास मोटी मोटी पीएच की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में पीएच होगी, उसके बाद आता आईपीएस। क्या था दोस्तों, आईपीएस अच्छा टर्म है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है वो अभी अपन देखेंगे इसका, आईपीएस का। और इसका जब भी क्वेश्चन आता है ना, अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब देखते हैं पर वास्तव में पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है या फिर पढ़ने वाला स्टूडेंट वास्तव में आगे बढ़ता है। आईपीएस का इसमें सीधा सा अर्थ है, ठीक है। आईपीएस इसका अर्थ होगा अपने सामने, आई से हो गया इसमें इनफिल्ट्रेशन। क्या हो गया दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन। और पी से हो गया आपके सामने इसमें परकोलेशन। क्या हो गया दोस्तों, परकोलेशन। और एस से हो गया इसमें सिपेस। क्या हो गया दोस्तों, सिपेस, ठीक है। आई से इनफिल्ट्रेशन, पी से परकोलेशन, और एस से क्या हो गया इसमें सिपेस। तो इसका भी क्या अर्थ है वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हुआ था इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इसका अर्थ हुआ आपके सामने परकोलेशन। तो तीनों टर्म है, तभी इसको एक ट्रिक से याद रखा था आईपीएस से अपन, है ना। और इसका अर्थ हो गया सिपेस, अर्थ हुआ इसका। अब देखो इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, क्या दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का सीधा सा अर्थ क्या हुआ इसमें, मृदा का पानी में प्रवेश, एंट्री ऑफ वाटर इन सोइल, मृदा का पानी में प्रवेश। मृदा में पानी का जस्ट प्रवेश हो गया, प्रवेश होने के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, पर्कोलेशन। क्या बोलेंगे, पर्कोलेशन, ठीक है। मृदा में पानी का प्रवेश भी हो गया, ऊपर से नीचे की ओर भी चला गया। अब कहाँ जाएगा, दाएं या फिर बाएं, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दाएं या फिर बाएं गति करेगा, ठीक है। तो तीन प्रोसेस हो गए इसमें,
मृदा का पानी में प्रवेश, का ऊपर से नीचे की ओर जाना और दाएं या फिर बाएं जाना, क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और सीपेज। एक टर्म से याद रखना इसमें अपन को आईपीएस, ठीक है ना। आपको पूछा इसमें इनफिल्ट्रेशन को किससे मापा जाता है? इनफिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है, इनफिल्ट्रोमीटर से। और आपको पूछे परकोलेशन किससे मापा जाता है? तो लाइसीमीटर से। किससे दोस्तों? लाइसीमीटर। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा भी देख लो, और जो मेन शब्द आता है वो जैसे आपने देखा होगा इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ परकोलेशन का, काफी बार आता है इसमें। मृदा पानी का मृदा में प्रवेश, दोस्तों पानी का मृदा में प्रवेश, परकोलेशन के ऊपर से नीचे की ओर गति करना। पानी का, मैं थोड़ा अच्छे से, पानी का मृदा की ऊपरी सतह से, ऊपरी सतह से नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना, क्या कहलाता है इसमें? क्या कहलाता है दोस्तों? परकोलेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में सीपेज, पानी का में दाएं या बाएं गति, इट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पूछा गया, ये टर्म हॉरिजॉन्टल दे दिया कि दाएं या बाएं कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर जाता तो वर्टिकल हो जाता। ठीक है, अब देखो सीपेज, दाएं या बाएं गति किया, ऊपर से नीचे की ओर गया और मृदा में जस्ट पानी में प्रवेश किया, जैसे आप भी होते हो। आप जस्ट क्लास में प्रवेश किए, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर आपकी बेंच जगह पीछे, तो आगे से आप कहाँ गए? पीछे गए, मतलब परकोलेशन हुआ। क्लास में प्रवेश किए, इनफिल्ट्रेशन, आगे से पीछे की ओर गए, इनफिल्ट्रेशन। अब आपकी बेंच इधर है तो इधर बैठोगे, इधर है तो इधर बैठोगे, तो वो हो गया इसमें स्पेस। क्लास में प्रवेश, इनफिल्ट्रेशन, आगे से पीछे की ओर गए, परकोलेशन, दाएं या बाएं, तो वो आपका स्पेस। ठीक है, अब एक टर्म और आती है, आपने सुना होगा इसमें, लिचिंग। क्या आती है दोस्तों? लिचिंग। लिचिंग, या इसको आप चाहो तो क्या बोलते हो? निक्सालन। तो बोलते इसको आप निक्सालन, निक्सालन। अब लिचिंग या निक्सालन, इसमें क्या अर्थ हुआ, कैसे क्या हुआ इसमें? तो इसका अर्थ वही है जो किसका है? परकोलेशन का। परकोलेशन क्या होता है? मृदा की ऊपरी स्तर से या फिर ऊपरी सतह से पानी का नीचे की ओर गति करना। लेकिन या तो ओनली फॉर कौन गति कर रहा है? पानी गति कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? पानी। लेकिन पानी के साथ जब कौन इसमें पोषक तत्व, कौन दोस्तों? पानी प्लस लवण या पोषक तत्व है ना, एक ही बात है। पोषक तत्व दोनों साथ में घुलनशील होकर ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में गति कर दे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लीचिंग या निक्सालन बोलते हैं। ठीक है, समझ के होंगे मेरे हिसाब से बात। और इंपॉर्टेंट भी है क्या दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट भी है। और वो भी आप साथ में चाहो तो यहाँ पर लिख लेना उसको भी। इसको दोस्तों आपके सामने, इसको किससे मापते हैं अपन? लाइसीमीटर से, लाइसीमीटर से। तो दोस्तों लाइसीमीटर से, और इसको अपन मापते हैं इनफिल्ट्रोमीटर से। किससे? इनफिल्ट्रोमीटर से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट इधर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपके सामने। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन रहेगा, और इसके आगे भी अपने सामने कुछ अपने पास पेपर डिस्कशन करने हैं। तो बाकी का करेंगे अपन आगे की क्लास में। आज तक एक बार अपन इतना तक किया है, और अभी जो अपन ने पढ़ा है इसको एक बार अपन रिविजन कर लेते हैं। है ना दोस्तों, रिविजन जरूरी है। यस, पीबीएस से स्टार्ट किया था अपन ने, परसेंटेज बेस सैचुरेशन, पीबीएस बराबर एस अपॉन टी इंटू 100। ठीक है, टोटल अपने मतलब बेस आयन कितने हैं ऊपर, बेस आयन मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, ये अपने पास आयन ना कितने हैं उसके अपन को बात करनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, इसके बाद में और नीचे नीचे मतलब टोटल आयन कितने हैं और ऊपर बेस वाला आयन कितने हैं, वो तो हो गया पीबीएस, और उसकी फुल फॉर्म भी हो गई।
स्पेसिफिक हीट, कोई भी अपने पास में एक वस्तु है, क्या दोस्तों, कोई भी 1 ग्राम पदार्थ है, 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसको क्या करना है, गर्म करना है, और उसको गर्म कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान बढ़ाना है, तो कितना कैलोरी चाहिएगा, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सोयल, पीवी डोकुचेव याद रखना है इसमें, ठीक है। और इसमें उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, और पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या होती है, नेचुरल बॉडी होती है, और इडेफोलॉजी में फसल का अध्ययन किया जाता है, और इसके अनुसार नेचुरल हैबिटेट है। सोयल लैटिन वर्ड थी, सोलम से बनी थी, ठीक है। फ्लोर इसका अर्थ होता है, और प्लांट को अवेलेबल एंड एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट देना, 3D स्ट्रक्चर थी, और क्या इसमें सूक्ष्म जीवों को रहने के आवास भी देना, ये सोयल का कार्य हो गया। गैस की परिभाषा देख ली। बफरिंग कैपेसिटी, पीएच में होने वाले चेंज के प्रति क्या करती है, विरोध करती है। एसिड वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना साथ में। उसके बाद में सोयल जेनेसिस, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को सोयल जेनेसिस बोलते हैं। हुमिफिकेशन, हुमस के निर्माण की प्रक्रिया को हुमिफिकेशन बोलते हैं। लेटराइजेशन, ये प्रोसेस क्या होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, यहाँ पर हॉट है ना, HOT, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सॉरी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। लेटराइट का अर्थ होता है, इसमें लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ ब्रिक्स होता है। रेड कलर हेमेटाइट के कारण है, मतलब आयरन प्रेजेंट है, तो आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें ऊपर रहेगा, सिलिका इसमें नीचे जाएगी। पोर्टोलाइजेशन में सिलिका इसमें कहाँ जाएगी दोस्तों, आपके ऊपर रहेगी, और आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ जाएगी, नीचे जाएगा, और इसी को अपन बोलते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड, ठीक है। ये तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, लेकिन पोर्टोलाइजेशन किसमें होता है, आपके कूलर रीजन में होता है, ठीक है, कूल रीजन, ठंडे क्षेत्र में। पोर्जोल, पोर्जोल एक रशियन भाषा का शब्द है, पोर्ट मीन्स राख, और जोला मीन्स क्या होता है, के समान, और ये कूल क्लाइमेट, ये क्या इसका क्लाइमेट, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसका क्लाइमेट पूछता है, इंपॉर्टेंट लगा था इसको भी। और उसके बाद में CC कैटायन एक्शन कैपेसिटी, सेंटीमोल प्रोटॉन प्लस प्रति किलोग्राम, या फिर मिली इक्विवेलेंट वाली इसकी यूनिट याद रख लो। सर्वाधिक ह्यूमस की होती है, बाकी वर्मिकुलाइट की मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है, कितनी थी, 100 से 120 थी। उसके बाद में सोलम A+B शस्त्र को बोल दिया, A+B+C को रिगोलेज बोल दिया। पीएच देख लिया अपन, इसमें नेगेटिव लॉन्गरिथम ऑफ H+ आयन, SPL सोरेंसन 0 से 14 यूनिट लेस होता है, और इनफिल्ट्रेशन और क्या इसमें परकोलेशन और सिपेस, ठीक है, मृदा पानी का मृदा में प्रवेश, ऊपर से नीचे की ओर गया और दाएं या फिर बाएं गति किया। तो दोस्तों आज की क्लास करते हैं अपन कंप्लीट, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। और तब तक दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपके इतने हम जब आपके लिए पेपर बना के ला रहे हैं और हर सब्जेक्ट के लाएंगे, तो थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़े सहयोग की आशा हम आपसे भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब नहीं भी करो तो भी आप कंटेंट देख रहे हो, पढ़ते रहो, अपनी लाइफ में वैल्यूएशन करते रहो, वो भी बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।